हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स बताना है इसमें एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, और उनके आंसर्स के रीज़न भी हमको देने। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकती है? तो पहला आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी अपन लिखेंगे। तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कह रहा है क्या सिर्फ एक लाइन पास होती है, तो ये चीज़ फॉल्स होगी क्योंकि इस पॉइंट से और भी लाइन पास हो सकती हैं। हर डायरेक्शन में कितनी भी लाइन पास हो सकती हैं। तो अपन पहला आंसर तो इसमें लिखेंगे कि फॉल्स है, और रीज़न ये देंगे इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू एक गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो सेकंड वाला भी आपका फॉल्स ही है क्योंकि दो पॉइंट्स से केवल एक ही लाइन पास होती है, इनफाइनाइट लाइन पास नहीं हो सकती। जैसे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर बी हो गया, तो इन दो पॉइंट्स से आप सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट लाइन तो पास नहीं होंगी, तो ये भी फॉल्स कहेंगे। और रीज़न यही दे देंगे अ सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। अभी हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था कि लाइंस को हम बोथ द साइड्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। थर्ड आंसर ट्रू हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए कि ये लाइन है, मान लीजिए पी क्यू है, पी क्यू आपकी एक ये लाइन है, तो हम इसको चाहे तो लेफ़्ट में भी बढ़ा सकते हैं, राइट में भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं। सो आंसर इज़ यस, और इसमें रीज़न लिख सकते हैं कि लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on either sides। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। ये ट्रू है। फोर्थ वाला आप लिख लेंगे कि ट्रू है क्योंकि अगर दो सर्कल्स हैं, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर्स है, तो दोनों सर्कल्स आपस में इक्वल ही होंगे, दोनों सर्कल इक्वल होंगे। और रीज़न लिखना है तो लिख सकते हैं कि क्योंकि एरिया जो होता है सर्कल की रेडियस पे डिपेंड करता है, तो एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में है एक फिगर हमको 5.9 में, और इसमें कंडीशन बताई है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है। तीन हमको लाइन सेगमेंट्स दिए हैं, तो हमको बताना है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा क्या। तो देखिए इस तरह से हमको तीन लाइन सेगमेंट दिए हैं ए बी पी क्यू एक्स वाई। तो इसमें बताया है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है। तो कह रहा है क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? तो यस, ट्रू है, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि ए बी इज़ इक्वल टू पी क्यू और एक्स वाई इज़ इक्वल टू पी क्यू, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होंगे। और रीज़न वही लिखेंगे जो हमने एक्सियम पढ़ा था इसका कि टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर।
तो वही हम एग्जाम लिख देंगे बाय यूक्लिड एक्सियोम यूक्लिड एक्सियोम से टू थिंग्स which are equal to the same thing are equal to each other. ये हमको यूक्लिड एक्सियोम से बता देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आएंगे। क्वेश्चन 2 में लिखना है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इन सभी टर्म्स की डेफिनेशन लिखनी है और पूछ रहा है आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने से पहले भी क्या कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, ये बताना है। व्हाट आर दे, वो क्या क्या हैं, एंड हाउ माइट यू डिफ़ाइन देम। तो देखिए क्वेश्चन 2 में आप पहले पैरेलल लाइंस लिखना है। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस इस तरह से होती हैं जैसे आपका रेलवे ट्रैक होता है, बिल्कुल कहीं भी ये लोग आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। तो अब इनको डिफ़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए हमारे लिए। एक तो हमको इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए पता, जो कि सेम होनी चाहिए। दूसरी बात कि पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दो पॉइंट्स से मिलके एक लाइन बनती है और एंगल इनका 90 डिग्री होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, 3 चीज़ें। तो इसको डिफ़ाइन करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। वी रिक्वायर टू डिफ़ाइन फर्स्ट, इनके पहले क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी हमको। एक तो पॉइंट्स के बारे में डिफ़ाइन करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में और एंगल के बारे में। अभी हमको लिखना नहीं है, सिर्फ बता देंगे कि हमको ये चीज़ें, इन पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन देने से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और अब पैरेलल लाइंस की डेफिनेशंस लिख ले रहे हैं अपन नीचे से। तो डेफिनेशन लिखिएगा, टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर and the perpendicular distance, ये perpendicular का साइन हो गया, perpendicular distance between, ये between लिखा है शॉर्ट में, perpendicular distance between the two lines are same, they are called parallel lines, या दे ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ये आप पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन लिख लीजिएगा और उसके पहले क्या डिफ़ाइन करना है वो भी अपन ने बता दिया। अब इसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। अब लिखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो इसमें लिख देंगे टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। और इसमें भी हमको जो डिफ़ाइन करना है, वी रिक्वायर टू डिफ़ाइन पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स। जैसा पैरेलल लाइंस में लिखा था वही इसमें भी लिख देंगे। अब इसमें थर्ड चीज़ जो डिफ़ाइन करनी है, ये है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के बारे में लिख सकते हैं, अ लाइन which is drawn
from two distinct point a line which is drawn from the two distinct point is called a line segment. और इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पहले बतानी पड़ेंगी, तो वी रिक्वायर टू डिफाइन ए पॉइंट एंड ए लाइन। पॉइंट और एक लाइन के बारे में बताना पड़ेगा लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देने से पहले। फिर नेक्स्ट है अपना रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जो भी पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल कहलाती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस है, मतलब सी से कहेंगे तो ए रेडियस है। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए बी यहाँ पर है, यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर, तो ये भी रेडियस ही कहलाएगा। बी सी भी आपका BC भी रेडियस ही कहलाएगा। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि Q है, तो CQ भी आपका रेडियस ही कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन या फ्रॉम, जो भी लिखना है, या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल to any point lying on the circumference of circle is called radius of circle। और इसकी डेफिनेशन देने से पहले भी कुछ चीज़ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत थी, तो कर सकते हैं। वी रिक्वायर टू डिफाइन ए पॉइंट रेडियस पॉइंट एंड रेडियस काफ़ी, और कुछ तो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना ही लिख देंगे। वी रिक्वायर टू डिफाइन अ पॉइंट एंड ए रेडियस। और अब है स्क्वायर की डेफिनेशन लिखनी है। स्क्वायर की डेफिनेशन लिख सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल whose all four sides are equal and each angle made of 90 degree is called square। क्योंकि स्क्वायर जो होता है इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल होते हैं इनमें चारों, ये चारों बराबर होते हैं 90 डिग्री के। तो ये स्क्वायर की डेफिनेशन हो गई। और इसमें भी कुछ पहले से डिफाइन करना था, तो लिख सकते हैं वी रिक्वायर टू डिफाइन एजेस के बारे में और एंगल के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। 3 है कंसिडर द 2 postulates given below। Given any 2 distinct point A and B, there exists a third point C which is between A and B। और सेकेंड पॉइंट है there exist at least 3 points that are not on the same line। इसमें फिर क्या है, do these postulates contain any undefined terms and are these postulates consistent and do they follow Euclid postulate। ये बताना है। तो जो 2 स्टेटमेंट दी हैं उससे पहले अपन एक फिगर बना लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं A और B, इससे अपन ने एक ये लाइन सेगमेंट बनाया है। तो इस पे एक पॉइंट सेंटर पे लाई कर रहा है C।
ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से 2 पॉइंट्स ए और बी तो एक लाइन में हैं, लेकिन एक पॉइंट जो है इस लाइन पे नहीं है, वो इससे कहीं ऊपर ऊपर होगा, इस तरह से। तो अब इसमें बताना है आगे कि डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो यस, दे कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स का मतलब ये है कि जो हमने ये लाइन सेगमेंट बनाया है, उस पर मिड पॉइंट बनाया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन नहीं की गई। तो इसमें हमको पॉइंट के बारे में डिफ़ाइन नहीं किया, लाइन सेगमेंट के बारे में डिफ़ाइन नहीं किया है, तो वो हम बता सकते हैं कि अनडिफाइंड टर्म्स जो है वो पॉइंट और लाइन सेगमेंट हो गए। वो आप लिख दीजिएगा आगे चाहें तो, या फिर समझ लीजिए, आप लिख सकते हैं इसमें आगे फिर। और फिर इसमें कह रहा है कि आर दिस 2 लाइन्स कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट भी होंगी। यस, these 2 lines are consistent, या these two postulates are consistent। कंसिस्टेंट मतलब दोनों में लॉजिकल होने चाहिए, दोनों लॉजिकल हैं। एक हमारा ये लॉजिक इसमें है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जो पॉइंट है सी मिड पॉइंट में लाई कर रहा है, तीनों एक पॉइंट पे हैं। सेकंड में तीनों पॉइंट्स तो हैं, लेकिन इसमें से एक लाई नहीं कर रहा है पॉइंट लाइन पर, तो ये एक लॉजिकल थिंग हो गई। और फिर इसमें क्या है, डू दिस फॉलोड यूक्लिड पोस्टुलेट्स। तो अपन इसमें कहेंगे कि ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है, ये उसके एक्सियम को फॉलो कर रहा है। तो वही हम इसमें लिख देंगे, थर्ड जो पूछा था क्वेश्चन में, बता देंगे कि नो इट डज़ नॉट फॉलो Euclid postulate but it follow axiom कौन सी, from 2 distinct point a unique line can pass। ये हम एक्सियम बता देंगे क्वेश्चन 3 में। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो कैसे करना है, 4 नंबर देखिए। एक लाइन सेगमेंट बनाया है हमने ए बी और इसके मिड पॉइंट है सी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी है, मतलब ये ए सी और ये बी सी इक्वल है, ये गिवन है। इसके बाद हम ए बी के बारे में लिख सकते हैं। ए बी क्या है, ए बी जो है, ए बी की जो टोटल लेंथ है वो ए सी प्लस बी सी से मिलकर बनी है। और इस ऊपर वाली कंडीशन से पता है कि ए सी बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर अपन को, क्योंकि प्रूफ में हमको करना है ए सी इज़ इक्वल टू 1/2 ए बी प्रूफ करना है, तो हम बी सी की जगह में ए सी पुट कर सकते हैं यहाँ गिवन से। तो यहाँ अगर ए सी रख दें तो ए बी इज़ इक्वल टू 2AC हो जाएगा, और 2 को इधर ले आएंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। तो AC इज़ इक्वल टू 1/2 AB, ये हमारा 4th क्वेश्चन का प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 है, इन अ क्वेश्चन 4th क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये, कि पॉइंट C इज़ कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो प्रूव दैट every line segment has one and only one मिड पॉइंट। तो यही प्रूफ करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो इसके लिए कुछ सपोज भी करना पड़ेगा। कैसे करना देखिए। तो ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है और सी ये मिड पॉइंट है। ये हमने 4th क्वेश्चन में इस तरह फिगर किया था।
अब यहाँ पे एक चीज़ सपोज़ करनी पड़ेगी कि मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट डी है जो इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले तो जो हमने प्रूव किया कि ए बी इज़ इक्वल टू या ए सी इज़ इक्वल टू 1/2 AB, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, अभी अभी प्रूफ किया है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और अगर डी मिड पॉइंट होता है तो डी मिड पॉइंट होने का मतलब हो जाएगा कि डी मिड पॉइंट होगा तो इसी तरह ये बन जाएगा AD इज इक्वल टू हाफ AB। अगर सी मिड पॉइंट था तो AC इज इक्वल टू हाफ AB हमने प्रूफ किया था, तो हम उसको D से रिप्लेस कर दें तो AD की वैल्यू ये आएगी। ये हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। और अब कंपेयर करें 1 और 2 को, तो लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो AC इज इक्वल टू AD हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC बराबर AD हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो रही कि अगर AC और AD इक्वल है, मतलब जो AD की लेंथ है वही AC की भी लेंथ है, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब कह सकते हैं पॉइंट C एंड D कोइंसाइड करेंगे या कह सकते हैं ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे इसका मतलब यही है कि केवल एक ही और एक मिड पॉइंट होगा किसी भी लाइन सेगमेंट का। मतलब ये जो D है यहाँ दिख ज़रूर रहा है, लेकिन ये हमने सपोज़ किया था ये हमारा जो है यहीं पर आएगा प्रूफ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम इसमें लिख सकते हैं आगे जो प्रूफ में पूछा था कि एवरी लाइन, देयरफॉर लिख लेंगे एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट, हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में है इन फिगर 5.10, ये 5.10 फिगर है, इसमें AC इज इक्वल टू BD है, ये गिवन है। तो प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD होगा। तो यहाँ पर AC इक्वल टू BD तो गिवन है, और AD के बारे में लिखा जा सकता है कि जो AD है ये पूरी लाइन सेगमेंट AD, और इसका अगर मिड पॉइंट B होता है, अगर B इसका मिड पॉइंट होता है तो ये हो जाएगा AB प्लस BD, एक इक्वेशन बनी। और इसी तरह से अगर C मिड पॉइंट होता है तो ये हो जाएगा AC प्लस CD, ये दूसरी इक्वेशन बनी। और अब दोनों इक्वेशंस में देखेंगे तो लेफ़्ट साइड दोनों के इक्वल हैं, तो राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से AB प्लस BD इज इक्वल टू AC प्लस CD, एंड फ्रॉम ये जो इक्वेशन थी हमारी अबव, अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, चलो यहाँ पे फर्स्ट मानते हैं, ये सेकंड हो जाएगी और ये थर्ड हो जाएगी, चेंज कर दिए सेकंड और थर्ड इसको कर दिए फर्स्ट। ये तो फर्स्ट इक्वेशन से पता है AC इज इक्वल टू BD है, तो AC की जगह BD रखा जा सकता है, तो इस AC की जगह में हम BD रख देंगे। तो AB प्लस BD इज इक्वल टू BD प्लस CD। तो ये BD प्लस का यहाँ भी प्लस का इधर आके माइनस ही होगा, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमको जो मिलेगा ये मिलेगा AB इज इक्वल टू CD। तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर टू बी ए यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियम 5 जो है हमारा यूक्लिड एक्सियम का पॉइंट 5, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है, इसको जस्टिफाई करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यूक्लिड एक्सियम नंबर 5। यूक्लिड एक्सियम नंबर 5 ये दिया है, द होल इज़ ग्रेटर देन ए पार्ट, इस बात को जस्टिफाई करना है। 7 नंबर में हम लिखेंगे द होल
is greater than a part and it is considered to be universal truth. यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है क्योंकि इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, ये सभी जगह एप्लीकेबल होता है। जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि ये एक पूरा, आप इसको चाहे कुछ मान लीजिए, केक मान लीजिए, कह सकते हैं केक। तो जेड है, एक पूरा होल एक केक है और इसके पार्ट्स कर दिए जाएं तो ये मान लीजिए A B C D, ये इसके पार्ट्स हो गए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि लेट Z बी अ होल। Z एक पूरा पार्ट है, कुछ भी है, केक है, मतलब एक कंप्लीट चीज़ है। एंड A B C D आर इट्स पार्ट respectively. So we can say whole is greater than part, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। So we can say that Z is greater than ABCD or whole is greater than part. और आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल भी इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि एशिया होता है, तो एशिया क्या होता है कि एशिया में तो इंडिया भी आता है, श्रीलंका भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। इतनी कंट्रीज़ जो हैं एशिया में आती हैं। तो कह सकते हैं इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, एशिया का एक पार्ट है इंडिया। तो एशिया इज़ कंसिडर्ड एज अ होल एंड इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट। तो ऐसा भी कुछ आप रियल लाइफ एग्जांपल बना के लिख सकते हैं इसमें। और इतना भी करेंगे तो इतना सफिशिएंट है प्रूफ आपका। तो अपन का ये 5.1 में 7 क्वेश्चंस थे, पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपका ये 5.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।